अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दिन भर के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्ला। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे सख्त गिर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की एहतजाजी सियासत की। तो जनाब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ये कहते हैं कि मंगल को हाई कोर्ट और अडयाला जेल के बाहर इकट्ठे होंगे। बानी से मुलाकात के लिए अदालती अहकामात ना माने गए तो ना सिर्फ कौमी असम्बली सेनेट के इजलासों का बायकॉट करेंगे बल्कि मुल्क में अफरा तफरी भी होगी। मजीद बोले तमाम आईनी और कानूनी रास्ते अपना चुका, उन्हें बानी पीटीआई से मिलने नहीं दिया जा रहा। उन्होंने मजीद क्या कहा, पहले वो देख लेते हैं। मंगल के दिन जो है हमने तमाम पार्लियामेंटेरियन को बुलाया हुआ है। इंशाअल्लाह ताला तमाम पार्लियामेंटेरियन पूरे पाकिस्तान से हाई कोर्ट के सामने भी आएंगे, पुरअमन एहतजाज करेंगे और उसके बाद जो है अडयाला जेल भी जाएंगे और वहाँ पर जो है पुरअमन इजहारी यकजहती के लिए वहाँ खड़े होंगे। आईन और कानून हमें इजाज़त देता है एहतजाज, हम ये ऑप्शन इंशाल्लाह ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। ये हमारी मुलाकात करवाएं, जो हमारा आईनी और कानूनी हक है वो हमें दें, हम एहतजाज की तरफ जाएंगे ही नहीं। और इस ऐलान के बाद अडयाला जेल के अतराफ मुमकिन खतरात के पेश नज़र हाई अलर्ट है और खसूसी सिक्योरिटी प्लान भी नाफिज कर दिया गया है। 12 थानों के SHO समेत 23 इंस्पेक्टर्स और 700 से ज़ायद नफरी अडयाला जेल के रास्तों में 5 नाकों पर तैनात है। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वाज़े अहकामात के बावजूद बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुलाकात न करवाने पर उनकी बहन अलीमा खान ने सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल और दीगर हुकाम के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी है। दरख्वास्त में यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि अदालत के हुक्म के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म के लिए हफ्ते में 2 मुलाकातों का शेड्यूल बहाल किया गया था, मगर जेल हुकाम ने जानबूझकर इस पर अमल दरामद नहीं किया। अलीमा खान ने दरख्वास्त में अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट SHO राजा एजाज अजीम, वफाकी सेक्रेटरी दाखिला और पंजाब होम डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी को भी फरीक बनाया है। साबिक वज़ीर आज़म और बानी पीटीआई की बहन नौरीन न्याजी ने भारतीय चैनल को इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया पेश किया है। भारतीय अवाम के सामने पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया रखने का उनका मकसद आखिर है क्या? क्या नौरीन न्याजी ये नहीं समझ पा रही ये वही भारत है जिससे हाल ही में पाकिस्तान ने जंग लड़ी और जीती? ये वही भारत है जो क्रिकेट मैच में पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाना तक पसंद नहीं करते, यहाँ तक कि पाकिस्तानियों के हाथों ट्रॉफी तक लेना गवारा नहीं करते। भारत बार बार पाकिस्तान पर हमले दे रहा है और आप हैं कि भारतीय हुकूमत और आवाम के सामने पाकिस्तान मुखालिफ बयानियाँ अपना रहे हैं। इन्हीं तमाम मामलों पर जी बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर लिया इस वक्त सीनियर तज़किरा राना कैसर साहब ने। राना साहब, आपको खुश आमदीद। राना साहब, ये जो मुलाकात का मामला है बड़ा लिंगर ऑन हो गया है। 4 तारीख को जी 4 नवंबर को लास्ट मुलाकात हुई थी और अब उसके बाद एक भी मुलाकात नहीं हुई, ना फैमिली की, ना वकला की, ना वज़ीर आला KP की। आपको क्या लग रहा है मुलाकात में आखिर बैरियर है क्या? और हुक्मरान जमात के लोग तो ये कहते हैं कि जी पहले अपना रवैया ठीक करें उसके बाद मुलाकात होगी। देखिए, मेरे ख्याल है ये जो रवैया की बात कर रहे हैं, ये रवैया इस मुलाकात ना होने की वजह से ही पैदा हो रहा है। जब अदालत ने भी कह दिया कि मुलाकात होनी है, जेल मैनुअल में भी है और एक बेसिक फंडामेंटल राइट भी है, और बारहा वो लोग वहाँ पर जाते हैं और मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाती। हुकूमत का एक अपना बयानिया है कि जी इससे ये हो जाएगा, इससे वो हो जाएगा। देखें, पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है इसकी ज़िम्मेदार तो फिर ये मौजूदा हुकूमत ही है। अगर वो मुलाकात हो जाती है तो उसमें कौन सा ऐसा क़यामत आ जाएगी, आसमान गिर पड़ेगा? उनकी मुलाकात उनका राइट है, उनसे मुलाकात करवाएं, अदालत का भी फैसला है। अगर आप वज़ीर आला ये कहते हैं कि वो हाई कोर्ट के सामने और अडयाला के सामने एक पुरअमन एहतजाज करेंगे तो वो लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं पुरअमन, तो यकीनी तौर पे ये उनका एक राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो करेंगे। लेकिन अगर तशद्दुद होता है या वहाँ पे कोई हंगामा आ रही होती है वो एक अलहदा बात है, लेकिन उसका ज़िम्मेदार भी तो फिर ये हुकूमत वाले ही होंगे ना जी, कि अगर आपने उनको मुलाकात करने का जो है वो इजाज़त नहीं दे रहे तो फिर नेचुरली एक सिचुएशन आती है जिसमें रिएक्शन होता है। तो क्या ये हुकूमत जानबूझकर एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना चाहती है कि इस मुल्क में हंगामा आ रही हो, तोड़ फोड़ हो और इस किस्म का जो मामला हो कि जिससे अनरेस्ट पैदा हो? तो मेरा ख्याल है कि मामला फहमने की बात होनी चाहिए। हुकूमत को सोचना चाहिए कि कम से कम जो उनका डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है वो उनको मिले। अच्छा राना साहब, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि उनका डेमोक्रेटिक राइट जो है उन्हें मिलना चाहिए और तमाम सियासी जमातें कमोबेश इस बात की हामी हैं कि जी इनकी फैमिली की उनसे मुलाकात करवा दी जाए, कोई इसमें हर्ज नहीं है। लेकिन सर एक और मामला भी है, वो है बानी चेयरमैन PTI की जो बहन है नौरीन खान, उन्होंने भारतीय टीवी को जो है वो इंटरव्यू दिया है। आपको पता है कि रिसेंटली भारत के साथ पाकिस्तान की जंग भी हुई है और पाकिस्तान ने वो जंग जीती भी है और जितना भी पाकिस्तान मुखालिफ बयानी है सारा भारत से चलता है। तो सर ये तरीकाकार क्या है, ये स्ट्रेटजी क्या है, क्यों वो
भारतीय मीडिया में अपीयर हुई हैं और इसका क्या मकासद है आपके ख्याल में? देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं ज़ाती तौर पे यह समझता हूँ कि इस ऐसी सिचुएशन में जो पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात जो इस हद तक ख़राब हो चुके हुए हैं, एक जंग हो चुकी हुई है, एक एंटी पाकिस्तान नैरेटिव वहाँ से बिल्ड होता है, तो ऐसी सूरत में चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, कोई भी हो, इवन एन ऑर्डिनरी सिटीज़न, तो हमें यह अवॉइड करना चाहिए, वी शुड नॉट टॉक टू इंडियन मीडिया। तो ये तो मेरी ज़ाती राय है कि इसको अवॉइड करना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम देखिए, जो सिचुएशन बनी हुई है पॉलिटिकल, इसका असर तो पूरी दुनिया में है और पूरी दुनिया को मालूम है। तमाम इंटरनेशनल मीडिया, सोशल मीडिया इस बात से आगाह है, उस पर बात हो रही है कि मुलाकात नहीं होने दी जा रही। तो यहाँ तक तो मैं मानता हूँ कि इंडियन मीडिया को अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज इंडियन खिलाड़ी अगर हमारे खिलाड़ियों के साथ हाथ नहीं मिलाते तो हमारे पॉलिटिशियंस को भी और आवाम को भी इंडियन मीडिया और इंडियन जो लोग हैं उनसे अवॉइड करना चाहिए। पाकिस्तान का नैरेटिव जो है उधर बिल्ड नहीं होना चाहिए, यहाँ तो दुरुस्त है। लेकिन क्या इंडिया के मीडिया से बात ना करके यह मामला दब जाएगा, ये भी एक सवाल है। इंटरनेशनल मीडिया में भी तो ये बात आ रही है। तो ये जो पाकिस्तान के हवाले से पॉलिटिकल सिचुएशन बन रही है, जो सिचुएशन है सारी, ये तो इंटरनेशनली भी इस चीज़ को उजागर किया जा रहा है। लेकिन फिर अगेन आई वुड से कि शी शुड नॉट हैव टॉक टू इंडियन मीडिया। लेकिन अच्छा राना साहब, ये भी बताइएगा, अभी जो स्ट्रेटजी सामने आई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो वो तो ये कहते हैं जी हम कौमी असम्बली में एहतजाज करेंगे, कौमी असम्बली के सेशन का बायकॉट करेंगे, सेनेट का बायकॉट करेंगे। वो ये भी कह रहे हैं कि हम सड़कों पर निकलेंगे और हाई कोर्ट के बाहर भी उन्होंने एहतजाज की जो है वो कॉल दी हुई है। आपको लगता है कि इस तरह से हुकूमत पर दबाव बढ़ सकता है और जिस चीज़ के वो मुतलाशी हैं, जो मुतालबा लेके वो अडयाला जेल जाते हैं, मुतालबा इस तरह से पूरा हो सकता है? देखिए, जब आप जाते हैं अडयाला जेल और आपकी मुलाकात नहीं होती, जैसे आपने खुद शुरू में कहा कि बहुत अरसे से यह मामला चल रहा, लिंगर ऑन होता जा रहा, मुलाकात नहीं करवाई जा रही, तो नेचुरली फिर एक पॉलिटिकल पार्टी के पास यही डेमोक्रेटिक रास्ते रह जाते हैं कि वो ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट, ऑन द रोड्स, इन फ्रंट ऑफ द हाई कोर्ट एंड अडयाला जेल वो प्रोटेस्ट करे। और इस चीज़ के ऊपर तो कोई पाबंदी नहीं, या तो आप पाबंदी लगा दें इस मुल्क में, कह दें जी कि देयर इज़ नो फंडामेंटल राइट्स, तो वहाँ पे नहीं है, सॉर्ट ऑफ इम्पोज कर दें। ठीक है, कता कलामी की बात, बहुत शुक्रिया आपका राना। अभी आपको बताएं कि पाकिस्तानी शहरियों के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात का वीज़ा हासिल करना पहले से कहीं ज़्यादा मुश्किल हो गया। सेनेट की फंक्शनल कमेटी बराए इंसानी हुकूक के इजलास में वजारत दाखिला के ओहदेदार एडिशनल सेक्रेटरी सलमान चौधरी ने बताया कि यूएई ने वीज़े जारी करने में सख्त शराइत लगा दी हैं और अब सिर्फ नीले पासपोर्ट और डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रखने वाले पाकिस्तानी वीज़ा हासिल कर सकते हैं, जबकि वीज़ा के लिए $5,000 बैंक बैलेंस, कन्फर्म रिटर्न टिकट और मुकम्मल बायोमेट्रिक मालूमात फराहम करना लाजमी है। यूएई में 14 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी इस वक्त काम कर रहे हैं और ये सख्ती उनके मुस्तकबिल और मुलाजमत पर क्या असर डाल सकती है, बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर लिया तज्ज़ियाकार राजा मोहम्मद खान साहब ने। राजा साहब, आपको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। इसके साथ साथ हमें स्टूडियोज़ में माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर प्रोफेसर हुसैन आलम साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। प्रोफेसर साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। प्रोफेसर साहब, यूएई के साथ तो हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, इतनी सख्त शराइत, इसकी वजह क्या नज़र आती है? या ये कोई इत्तफाक है या फिर कोई नाराज़गी है? ये असल में मसला है क्या? थैंक यू वेरी मच। ऐसा है इमरान के जहाँ तक बात है ना यूएई की, उनके साथ ताल्लुकात तो हमारे ठीक हैं, बस उन्होंने चीज़ों को थोड़ा सा रेगुलेट किया है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि फ़्लो पाकिस्तानियों का और पूरी दुनिया का इस टाइम यूएई के ऊपर बिज़नेस फ्रेंडली होने की वजह से, कारोबार की आज़ादी है, टूरिज़म है, बाकी चीज़ें, वो इतना ज़्यादा है कि उनको इसको रेगुलेट करने के लिए कुछ चीज़ें कायदो ज़वाबत थोड़े से सख्त करने पड़े हैं। बखीत अतीक है, उनके कौंसल जनरल कराची में पोस्टेड हैं पाकिस्तान में यूएई के, उन्होंने इसको कैटेगोरिकली इनकार किया। उन्होंने कहा कोई पाबंदी नहीं लगी। और जो सेनेट के अंदर हमारे एडिशनल जॉइंट सेक्रेटरी हैं, उन्होंने सलमान चौधरी साहब हैं, उन्होंने कहा जी पाकिस्तानियों पे पाबंदी लग गई और बड़ा नैरो स्केप मिला है। मे बी ये हमारी परसेप्शन हो और हर मुल्क का राइट है कि वो उसके ऊपर स्टेप लेता है, तो उन्होंने इसको सिर्फ थोड़ा सा रेगुलेट किया। उन्होंने इस चीज़ से इनकार किया है कि उन्होंने कहा जी हर तरह की हर कैटेगरी का वीज़ा पाकिस्तानियों के लिए खुला है, उन्होंने इस चीज़ को मानने से इनकार किया। उन्होंने नेशनल टीवी चैनल्स के ऊपर ये बात आज ही कही है, रिसेंट अपडेट है कोई 3-4 बजे के करीब, 3 बजे के करीब जी। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी जो हैं अगर चीज़ें पूरी करके जाएँ तो वीज़े में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोफेसर साहब, चीज़ें कैसे पूरी की जाएँ वो बता देते हैं हम कि जी उन्होंने कहा $5,000 बैंक बैलेंस आपके पास होना चाहिए, फिर दीगर शराइत भी उन्होंने बता दी है, बायोमेट्रिक की शर्त भी लगा दी है। प्रोफेसर साहब, आपको क्या लगता है अब ये जो 14 लाख पाकिस्तानी वहाँ पर काम कर रहे हैं, और ये भी बात है कि यूएई की गवर्नमेंट जो है इस चीज़ को एक्नॉलेज भी करती है कि जनाब आपके लोग हमारे पास वहाँ पर काम करते हैं और बड़े अच्छे अल्फाज में उनको याद भी किया जाता है, लेकिन इतनी सख्तियाँ?
मैंने अर्ज़ किया है ना कि पूरी दुनिया के अंदर इस टाइम वीज़ा प्रोसेसेस और बाकी चीज़ें स्ट्रिक्ट हुई हैं। अभी रिसेंट आप जो पूरी दुनिया में देख रहे हैं, कुछ दहशतगर्दी के वाक़यात हो गए, कोई सऊदीया के अंदर अभी तो सऊदीया के ऊपर बारे में भी यही कहा जा रहा है। सऊदीया में पाकिस्तानी जो जाते थे उनका पहले तो इमेज ये था कि शायद भीख मांगने आते हैं, लेकिन येस पाकिस्तानियों जैसा हार्ड वर्कर भी कोई नहीं है। तो ये अगर ये थोड़ी सी सख्ती अगर हुई है तो ये मेरा ख्याल है कि आर्जी है। मैं नहीं समझता कि इसको बहुत इन द लॉन्ग रन चलाया जाएगा, ये दोबारा से रूटीन में आ जाएगा। थोड़ा सा ये वीज़ा के ऊपर जो पाबंदी लगी है ये सिर्फ रेगुलेट करने के लिए, क्योंकि तादाद बहुत ज़्यादा है और एक ख़ास तादाद में लोगों को शायद अलाउ किया जाता है। ये पॉलिसी होती है, थोड़े अरसे के अंदर ये नॉर्मल हो जाएगी। इतने ज़्यादा लाखों लोग वहाँ मौजूद हैं, पॉसिबल नहीं है कि इसको इस तरह की पाबंदियां लगाई जाएं और सारे इसको पूरा कर सकें। अच्छा, ये सिर्फ ये पाबंदियां जो है सिर्फ पाकिस्तान पे लगाई गई हैं, दीगर ममालिक नहीं, ये दीगर ममालिक के लिए भी हैं जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं। आप देखें ना कि उनका मोस्टली रिकॉर्ड कैसा होता है, तो ये सब के लिए ही होती, कोई स्पेसिफिक पाकिस्तान के लिए नहीं होती। इससे पहले भी हुआ था, कतर ने भी कहा था कि जी ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा जी जो ये कुछ चीज़ें पूरी करते हैं या सेटिस्फाई करते हैं तो दे आर अलाउड टू कम। और वो उन्होंने बाकियों इंडिया के लिए भी किया था उस टाइम पे। तो मेरा ज़ाती ख्याल है कि ये थोड़े अरसे के लिए होगा और उसके बाद ये दोबारा से ठीक हो जाएगा। अच्छा, वज़ीर दाखिला ने भी आला हुकाम से वैसे बात की है। आपको क्या लगता है कि ऐसे इक़दाम के बाद जो है वो दोनों ममालिक के ताल्लुकात को आप कैसे देखते हैं? देखें, ताल्लुकात जो हैं वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट भी होते हैं और पीपल टू पीपल भी होते हैं। तो सऊदीया और यूएई के साथ जितने आपके अच्छे ताल्लुकात हैं या टर्म्स प्रोफेशनल हैं, मेरा ख़्याल है कि ये आर्जी है और थोड़े हफ्ते 10 दिन के बाद आप देखेंगे कि चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं। मैं नहीं समझता कि यूएई गवर्नमेंट इस तरह का कोई डिसीजन परमानेंटली करेगी और पाकिस्तानियों का आना जाना वहाँ पे कम हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तानी यहाँ पे गरीब ज़रूर होंगे लेकिन वहाँ जब जाते हैं तो स्पेंड करते हैं और उनकी इकॉनमी जो है वो अफोर्ड ही नहीं करती कि जिन 14 लाख लोगों के अगर 14 लाख में से 7 लाख भी लोग वहाँ पे विज़िट करते हैं सालाना, तो वो कम हो जाए और उनकी इकॉनमी जो है वो अफेक्ट हो। लेकिन प्रोफेसर साहब, क्या ही अच्छा हो कि हम अपने यहाँ के सिस्टम्स को अच्छा करें, FIA को बेहतर बनाएं। हाँ, और जो स्क्रीनिंग जो है वो स्क्रीनिंग जो है वो यहाँ से ही होके चली जाए, तो ताकि उनको सख्ती ना करनी पड़े। यकीनी बात है। अभी जो लोग जा रहे हैं वो अभी रिसेंटली एक स्कैम आया हुआ है या एक बड़ी शोर मचा हुआ है कि हम प्रोटेक्टरेट ऑफ इमिग्रेंट्स जो हैं उसकी स्टैंप और उसका वो असूल की बात है ना, वो हम करवा के जाएँ। अगर हम नहीं करवा के जाते तो यकीनी बात है FIA भी रोकेगी और बाकी के जो लोग हैं वो भी रोकेंगे। उनका काम यही है, वो अगर पूरा करके आप जाते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है। ठीक है। अच्छा, राजा मोहम्मद खान साहब, आपसे रब्ता बहाल हो गया। राजा साहब, ये बताइएगा, अभी जो पासपोर्ट जिनको वीज़ा जो है जिनको इशू हो रहे हैं वो ब्लू पासपोर्ट है या डिप्लोमेटिक पासपोर्ट वालों को हो रहे हैं, और काफ़ी देर तक इसमें प्रॉब्लम्स भी रही हैं। अब सख्त शराइत जो है वो सामने आ गई। आपके ख्याल में ये कितना मुश्किल होगा लोगों के लिए कि इन शराइत को मीट किया जाए और उसके बाद फिर वीज़ा हासिल किया जाए? और इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं कि आज हम यहाँ तक क्यों पहुँचे हैं। अगर रिसेंटली देखा जाए, एक रिपोर्ट आई थी कि जो ट्रांजिट वीज़ाज़ इशू हुए थे जिस टाइम पे प्रॉपर वीज़ाज़ नहीं मिल रहे थे दुबई के, तो हमारे कई लोगों ने ट्रांजिट वीज़ा लिया जो मैक्सिमम 96 आवर्स का होता है, बेसिकली 4 डेज़ का होता है जी। तो वो लेके फिर हमारे तकरीबन 32,000 एप्लीकेंट्स ऐसे थे जो वहाँ पे ट्रांजिट वीज़ा का टाइम एक्सीड करके उन्हें यूएई में टाइम गुजारा था। तो इस तरह के काफ़ी एस्पेक्ट्स हैं, काफ़ी चीज़ें जिसकी वजह से आज इस तरह की सूरत हाल क्रिएट हुई है। तो आई थिंक वील हैव टू एक्ट एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन एट दिस टाइम। रिसेंटली एक वीडियो भी सर्कुलेट हुई थी सोशल मीडिया पे जिसपे दिखाया जा रहा था कि जो वहाँ की जो पुलिस है वो बता रही थी कि जो पाकिस्तानीज़ हैं वो फाइन्स के रेशियो में कंपेयर टू इंडियंस, कंपेयर टू जो बांग्लादेश के लोग हैं और बाकी ममालिक हैं, उसमें हमारा हाईएस्ट रेशियो शो हो रहा था। तो इस तरह के कई एस्पेक्ट्स हैं, जब वो देखते हैं तो उसकी वजह से वो अपनी पॉलिसीज़ थोड़ी सी स्ट्रिक्ट करते जाते हैं। हाँ, डेस्पाइट ये कि उसके अलावा कई ऐसे लोग हैं जिनकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी है, जिनके एंड से कोई इश्यूज़ नहीं है, बट उन्हें भी एक इस तरह की सिचुएशन फेस करनी पड़ी है, क्योंकि तकरीबन 14 लाख लोग हैं जो ऑलरेडी हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, बहनें जो दुबई में काम कर रहे हैं। तो उनके लिए ज़रूर ये एक चैलेंजिंग चीज़ है, मगर हमारे एंड से भी हमें इन चीज़ों को देखना पड़ेगा कि हम इन्हें कैसे इम्प्रोवाइज कर सकते हैं कि ताकि बाकी ममालिक अपनी ठीक है। ये भी अहम नुकता राजा मोहम्मद खान साहब आपने उठाया। आप हमारे साथ रहिए, आगे बढ़ेंगे प्रोग्राम में हम, और आपको बताएं कि वाशिंगटन DC में एक अफसोसनाक वाक़े के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सख्त तरीन इमिग्रेशन इक़दाम का ऐलान किया है। 29 साला अफगान नैयाद रहमानुल्लाह पर नेशनल गार्ड के 2 एहलकारों पर फायरिंग का इल्ज़ाम है, जिसके नतीजे में 20 साला सारा जो है वो हलाक और एक एहलकार शदीद ज़ख्मी हो। इसके बाद सख्त इक़दाम किए जा रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि वो थर्ड वर्ल्ड ममालिक से हिजरत को मुस्तकिल तौर पर मुअत्तल कर रहे हैं। राजा मोहम्मद खान साहब,
ये जो वाशिंगटन डीसी वाक़े के बाद जो ट्रंप के इक़दामात हैं, इसको आप किस ज़ाविये से देखते हैं? देखिए, किसी भी मुल्क की जब नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के ऊपर बात आएगी, जब उनके लोग, उनके सिटीजन्स जो हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा तो इस तरह के एक्शंस लिए जाएंगे। तो उन लोगों ने जो पहला स्टेप लिया, जिस तरीके से जो माइग्रेशन है वो रोकी है, और साथ जो जितनी भी आप कहेंगे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं या लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनके ऊपर एक टेम्प्रेरी बैन लगाया अपनी सिक्योरिटी को सिक्योर करने के लिए। आई थिंक दैट इज़ व्हाट एवरी कंट्री वुड हैव डन अगर उनकी जगह कोई और भी होता। और साथ ही साथ उन्होंने कह दिया कि जितने भी हम लोग बेनिफिट्स दे रहे थे और जो सब्सिडीज़ दे रहे थे जो सिटीजन्स नहीं थे वहाँ के प्रॉपर, वो हम वक्ती तौर पे रोकेंगे। तो ये उनकी स्ट्रैटेजी है, और मेरे हिसाब से इनकी जगह कोई भी मुल्क होता, जैसे पाकिस्तान में अगर कोई सिक्योरिटी का इशू हो तो वी वुड हैव डन द सेम थिंग एज वेल। तो जो भी ये स्टेप है, ये आराम आराम से, जैसे अपनी 18 कंट्रीज़ का बोला है, सूनर और लेटर ये इसमें से रेड लिस्ट ग्रे लिस्ट करते करते बाकियों को एलिमिनेट कर देंगे, और फिलहाल उनने इसके ऊपर एक टेम्प्रेरी पॉज रखा है, विच इज़ गुड फॉर द कंट्री। ठीक है। अच्छा, तो प्रोफेसर साहब, पहले भी हमने देखा कि काफ़ी ममालिक को ग्रे लिस्ट में, ब्लैक लिस्ट में, रेड लिस्ट में डाला उन्होंने, एक ऑरेंज लिस्ट भी थी उसमें भी रखा हुआ था। अभी सिर्फ एक वाक़या, ये उस एक वाक़े के बाद 19 ममालिक के जो ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं उनका फौरी और सख्त सिक्योरिटी ऑडिट भी शुरू कर दिया जाएगा। आपको लगता है कि अच्छा, इन 19 ममालिक में से ज़्यादातर जो हैं मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, तो ये एक नई कोई पॉलिसी उनकी आ गई है, या एक उन्होंने रीज़न बनाई है कि इस वाक़े के बाद हम इन लोगों से तो छुटकारा हासिल करें ना? आप इमरान ठीक कह रहे हैं, ये एक पॉलिसी है, और जैसे राजा साहब कह रहे थे कि उन्होंने ठीक किया। येस, आई डू एग्री, कोई भी मुल्क होगा तो वो ठीक करेगा। लेकिन थोड़ा सा अगर हिस्ट्री में पीछे जाएं तो ये जो अफ़गान वाला वाक़या हुआ है, जिसने वहाँ पे फायरिंग की है, तो 2021 में ये लोग यहाँ से गए थे, और जो बाइडन के दौर में बग़ैर किसी उस तरीके से डिटेल्ड सिक्योरिटी और इमिग्रेशन चेक्स के इनको ले गए और बड़ा उनको अकोमोडेट किया, और अल्टीमेट रिज़ल्ट आप देख रहे हैं। और पाकिस्तान ने उस टाइम भी मुखालफत की थी कि आप इस तरीके से इनको ना लेके जाएं, लेकिन उन्होंने कहा जी हमारे लोग हैं, इन्होंने हमारे लिए काम किया, आप ले गए। और वहाँ जाकर वही तरीका जो पूरी दुनिया के अंदर ये कर रहे हैं, पाकिस्तान जब चीखता था, रोता था, लेकिन बात नहीं सुनी जाती थी, गुड तालिबान बैड तालिबान की बात होती थी। अब ये वहाँ जाकर वो रवैया ऐसा बन गया है, चाहे वो आम अफगान है या लोग हैं। तो इससे क्या होगा, जो जेन्युइन लोगों के केसेस हैं, पाकिस्तानी हैं या इंडियन है या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के हैं, वो भी अफेक्ट होंगे। और ये जो इमिग्रेशन ऑडिट है और सिक्योरिटी ऑडिट है, इसमें माइनर चीज़ें जो हैं वो देखते हैं, और अगर कहीं पे भी थोड़ी सी भी चीज़ उनको लगती है कि ये पूरी नहीं हुई, उठा के बाहर फेंक देंगे, उनके फंड्स बंद कर दिए, उनके बेनिफिट्स बंद कर देंगे। तो ये अल्टीमेटली पॉलिसी आगे चल के मज़ीद सख्त नज़र आ रही है कि ये हो जाएगी, और चाहिए कि जो वहाँ पे गैर मुल्की हैं पॉलिसी में कुछ आपके ख्याल में जो है वो सख्ती नज़र आ रही है। लेकिन राजा साहब, बहुत से मुल्कों के साथ ट्रंप ने आते साथ ही आपको पता है कि ट्रेड डील्स जो हैं उनको रिवाइज़ किया, अभी उनके साथ ताल्लुकात उनके बेहतर हैं। अब अगर इन ममालिक के साथ ये सिक्योरिटी ऑडिट जो है वो शुरू हो जाएगा, 19 ममालिक के जो ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं, तो इन मुल्कों के साथ अमेरिका के ताल्लुकात को आप कैसे देखते हैं? देखिए, डिप्लोमेटिक रोल्स पे डिपेंड करता है जिस तरीके से जितने भी ममालिक हैं वो किस तरीके से उनके साथ डील करते हैं। स्पेसिफिकली मुझे इस सिचुएशन में लगता है कि पाकिस्तान इज़ गोना बी इन अ बेटर प्लेस। वी ऑलरेडी हैव अ गुड रिलेशन विद देम, और अभी जिस तरीके से उन्होंने एशियन कंट्रीज़ का आइडेंटिफाई ज़रूर किया है, मगर हमें वो इस चीज़ से प्रॉबेबली एक्सक्लूड ही रखेंगे। तो डिपेंड करता है कि जो हमारे टाइज़ हैं, क्योंकि हमारे उनके साथ ट्रेड के लिहाज से बाकी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं, तो गवर्नमेंट लेवल पे हम जिस तरीके से उनके साथ डील करते हैं, क्योंकि जो इशू वहाँ पे पेश आया अफगानिस्तान का, वही आप देख रहे हैं कि रिसेंटली जो पाकिस्तान में काउंटर टेररिज्म का इशू बना हुआ है, वी आर फेसिंग द सेम इशू, और हम भी उसको उसी तरीके से डील कर रहे हैं। और आपको बहुत जल्द इस्लामाबाद में, ओवरऑल पाकिस्तान में इस लिहाज से काम करते हुए नज़र आएंगे भी। तो आई थिंक वी आर ऑलरेडी ऑन द सेम पेज। तो पाकिस्तान के लिहाज से आप अगर बात करें तो मुझे लगता है कि डिप्लोमेटिकली हम इसको बड़े अच्छे तरीके से काउंटर कर लेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजा मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोफेसर हुसैन आलम साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, अमेरिका में एक अभी जो हालिया फायरिंग का वाक़या पेश है, उसके बाद आप देखिए उन्होंने कैसे कैसे मेजर्स लिए हैं, कैसी कैसी पाबंदियों की वो बात कर रहे हैं। अब वो अफ़गान नेशनल था जिसने फायरिंग की थी, और उसके बाद अब ट्रंप साहब कहते हैं कि जी अफ़गानिस्तान से हर शख्स का दाखिला जो है वो अमेरिका के लिए जो है वो अब बंद हो चुका हुआ है। फ़िलहाल के लिए जी प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन, पंजाब में ट्रैफिक के निज़ाम में 60 साल बाद बड़ा इनकलाब आ गया। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत 20 बड़ी इस्लाहात को आत्मी शक्ल दी गई है, जिसके तहत बार बार चालान होने वाली गाड़ी नीलाम हो सकती है।
सरकारी गाड़ियों पर भारी जुर्माना आयद होगा और शहरी हिफाजत के लिए कम उम्र बच्चों की ड्राइविंग, बस की छत पर सवारियां और चिंगची रिक्शों पर पाबंदियां नाफिज की जाएंगी। हादसात में जाबाक अफराद के अहले खाना को फौरी दियत फ्राहम की जाएगी। मैरिज हॉल्स के लिए पार्किंग लाजमी होगी और सरकारी इदारे सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियां इस्तेमाल करेंगे। वज़ीर आला ने लाहौर में ट्रैफिक की बेहतरी के लिए 30 दिन की डेडलाइन भी मुकर्रर कर दी है। इस हवाले से एक स्पेशल रिपोर्ट हमने तैयार की है, आइए वो देखते हैं। जी बिल्कुल, आज फैसला हुआ है काबीना कमेटी का, जिसको वज़ीर आला की सदारत में, और उसमें बड़े वाज़ेह ट्रैफिक प्लान जो है वो पाकिस्तान की जो 60 साल तारीख है, जिसमें भरी पड़िया चालानों से उसको चालानों को और लोगों को कुछ कम करने के लिए और कुछ ट्रैफिक प्लान में बेहतरी लाने के लिए एक ट्रैफिक प्लान जारी किया गया है। मेरे पीछे ये सड़क है, मैं ठोकर निहाल बेग पे खड़ा हूँ। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि लोग इधर से ये जा रहे हैं, आगे जाके तो सड़क है वन वे, तो लोग किधर जाते हैं, ये रिक्शे वाले किधर आते हैं। लेकिन बहरहाल इनसे पूछते हैं। हुकूमत ने क्या जी कि चिंगी रिक्शे बड़े वायलेशन कर देने, वन वे दी भी बाकी भी ये बंद कर देने चाहिए ने, की कहते हो? हाँ तो गरीब रोजी की खाण जे मुड़ जे जेड़े करते पैन ये बच्चे दे रोजी बदा बहाना बनया खड़ा है। सिंगल रोड है, आगे से रोड बन भी रहा है जी। वन वे ना भी करें तो ये ट्रैफिक वाले अब जो है ना, इन्होंने तो अपना जगहगिरी खोला हुआ है। 2000 का चलान या वैसे पकड़ लेते हैं तो ले जाते हैं, कहते हैं ये आपका पर्चा है। हुकूमत ने फैसला किया जी कि एक तो चिंगी रिक्शा बंद करने का। गरीब आदमी किधर जाएगा, रोजी कमा रहा है, वो सड़क पे आ जाएगा और क्या करेगा। ये हुकूमत का अच्छा इकदाम है। देखें, हेलमेट पहनना चाहिए। जितने भी रोड एक्सीडेंट होते हैं, ये जो हेड इंजरी होती है उससे बचा जा सकता है। ये जो है गवर्नमेंट पंजाब के बड़े ऐसे इकदाम है। हेलमेट था तो हेलमेट गुंजाइश नहीं, पावर ही नहीं। उनके 10 बच्चे पीछा तो दिहाड़ी जाता, दिहाड़ी नहीं लगती। हेलमेट पहनने की करे, अपने सिर नहीं मारेगा। सर वही ना, 100 में से अगर 50 करते हैं, 50 नहीं करते तो वो तो गलत बात होती है ना। हम मानते हैं कि वन वे की खिलाफ वर्जी करना कानूनन जुर्म है। उनके तो भी जुर्माना होना चाहिए, वो बुरी गल है, नहीं करनी चाहिए। हाँ जी, कैद नहीं होनी चाहिए। हर मुल्क जगह होना चाहिए, लाजमी हेलमेट होना चाहिए। जो उन्होंने आख्या ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जेड़ा ना पाए उन्हें जुर्माना भी होना चाहिए। नहीं, कैद नहीं, कैद नहीं, जुर्माना। जो कानून है उस सब के लिए बराबर है। वज़ीर आला का भी यही कहना है कि ना उन्होंने सरकारी गाड़ी को कहा है, ना सरकारी एहलकारान को कहा है। इनका ये कहना है जी कि जुर्माना ज़रूरी है, जुर्माना बढ़ा दें, जितना मर्जी कर दें, लेकिन कैद जो है वो नहीं होनी चाहिए और कारोबार किसी का बंद नहीं होना चाहिए। जी।